So hello students, today we will study the chapter first of 11th class biology, the living world. Okay. So इस चैप्टर में कुछ हमें इस टाइप की चीज़ें पढ़नी है कि दैट यू विल एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैट व्हाट इज़ लिविंग, व्हाट इज़ नॉन लिविंग एंड क्यों हमें चीज़ें सॉर्ट करनी पड़ी, ऐसा क्या हुआ कि हमें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टैक्सास में डिवाइड करना पड़ा, है ना। ये तो वैसे बहुत जनरल से भी चीज़ है कि अगर हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, सो रेदर देन कि वो वैसी की वैसी पड़ी रहे, हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज कर सकते हैं, है ना। दिस इज़ वॉट वी प्रिफर, दैट वी कैन अरेंज डिफरेंट मटेरियल्स इन डिफरेंट स्मॉल ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ कि वो क्या क्या कैरेक्टर्स मैच या वो क्या क्या कैरेक्टर्स आपस में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से हमें प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले तो हमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी में रखनी है चीज़ें, वो रखनी है कि लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग को हमें एक बाउंड्री क्रिएट करनी है हमें इसके बीच में कि कहाँ से नॉन लिविंग ख़त्म हो जाता है और कहाँ से लिविंग शुरू हो जाता है। स्मॉल क्लासेस से ही व्हेन यू आर इन 6th 7th 8th 9th वहाँ पर भी इसके बहुत बार डिस्कशन होता है कि वो लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। तो आई थिंक 11th तक पहुँचते पहुँचते मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नो अबाउट कि हाँ भाई लिविंग में 2-4 आप मुझे पॉइंट्स बता देंगे कि सर ब्रीदिंग प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, रिप्रोडक्शन होता है, सर दे आर व्हाट लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म। एंड नॉन लिविंग में भी आप मेरे को बता देंगे कि सर नॉन लिविंग में मोस्टली वो मूवमेंट नहीं कर सकते, ब्रीथ नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। सो लेट्स सी। तो सबसे पहला पॉइंट जो मोस्ट ऑफ यू माइट से कि सर फर्स्ट पॉइंट होगा ग्रोथ का, ठीक है, एकदम सही है। ग्रोथ, नाउ आई विल आस्क कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर सेइंग ग्रोथ, ठीक है। फर्स्ट ग्रोथ आई कॉल इज दैट इंक्रीज इन बॉडी साइज, ठीक है। हमारे अंदर अगर हम ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं तो मोस्टली किस चीज़ को हम ग्रोथ बोलते हैं? हम हमारे अंदर बॉडी के अंदर ग्रोथ बोलते हैं कि हमारा टाइम छोटे से बड़े होते हुए हमारा जो बॉडी साइज़ है, ठीक है, बॉडी का जो मास है वो इंक्रीज होता है। सो आई विल कॉल ग्रोथ विल बी इंक्रीज इन बॉडी मास, ठीक है, बॉडी मास। अब बॉडी मास कैसे इंक्रीज करेगा? बॉडी मास करेगा इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द सेल नंबर, ठीक है। सेल तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो दैट व्हाट इज सेल एंड कैसे ये डिवाइड करनी है, ठीक है। सो सेल का नंबर इंक्रीज होगा तब जाके हमारा बॉडी मास इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन अब क्या है कि सर ग्रोथ को हमें नॉन लिविंग या लिविंग से अगर एक दूसरे को हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो क्या ग्रोथ को काउंट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, बट एक चीज़ को ध्यान रखते हुए, ग्रोथ जो है अगर हम उसको बॉडी मास बोलते हैं, इंक्रीज इन बॉडी मास बोलते हैं, जो कि इंक्रीज इन सेल नंबर होगा, तो हमारी बॉडी जो सेल डिवीजन करती है वो एक स्टेज तक करती है, ठीक है। हमारी जो यंग एज हो जाती है तब तक बॉडी में काफ़ी अच्छे से सेल डिवीजन होता है, बट आफ्टर दैट सेल डिवीजन जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनके अंदर सेल डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ साइकिल चलता ही रहता है, ठीक है। सो ये एक फर्स्ट जो हमें पॉइंट याद रखना है, वो चीज़ याद रखनी है कि जो इंक्रीज इन सेल नंबर होगा, सेल डिवीजन होगा, वो लिविंग के अंदर ही कैसे वेरी कर रहा है प्लांट वर्सेस एनिमल में। एनिमल में एक एज तक ही वो हो रहा है, बट प्लांट में वो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल हो रहा है। नॉन लिविंग की बात करें तो आई डोंट नो कि भाई किसी नॉन लिविंग में सेल डिवीजन होता हो, ठीक है। मुझे आज तक ऐसा नहीं पता, मैंने ना ही सुना कि भाई इस नॉन लिविंग चीज़ में सेल डिवीजन होता हो। सो दैट मीन्स ग्रोथ इज़ ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, ठीक है। तो आप ग्रोथ को नॉन लिविंग के साथ कंपैरिजन करने के वक्त यूज़ कर सकते हैं, बट क्वेश्चन इज़ कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि लिविंग में ही प्लांट और एनिमल में इंक्रीज इन सेल डिवीजन या इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स किस तरीके से वेरी कर रहे हैं, ठीक है। सो ग्रोथ लिविंग में होती है, इसमें नहीं होती। सेकंड,
सेकेंड वन विल बी रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन. नाउ इफ आई आस्क यू कि रिप्रोडक्शन के केस में लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग में क्या बोलेंगे, तो मोस्ट ऑफ यू विल से दैट कि सर लिविंग जो है रिप्रोडक्शन करता है, नॉन लिविंग जो है रिप्रोडक्शन नहीं करता. बट एट द सेम टाइम कि ग्रोथ की तरह जैसे हमने याद रखी थी कुछ चीज़ें, वैसे ही रिप्रोडक्शन के केस में याद रखनी है. व्हेन वी टॉक अबाउट, अगर मैं यूनिसेल्यूलर की बात कर दूं तो वहाँ पर एक ही तो सेल होती है. अगर इसे रिप्रोड्यूस करना है, व्हाट इट डू, ये अपने आप को बीच में से तोड़ के एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर जाती है. फॉर एग्जांपल आप अमीबा ले लीजिए, ठीक है, आप स्पायर वगैरह ले लीजिए, पैरामीशियम ले लीजिए, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं सब के सब. ठीक है, अगर मैं स्पायर वगैरह की बात कर लूँ या अमीबा की बात कर लूँ या हाइड्रा की बात कर लूँ, बडिंग इन हाइड्रा वेरी प्रीमियम एग्जाम्पल, आप सभी को पता है. ये यहाँ से बड निकल आती है और धीरे धीरे यहाँ पर मैच्योर सेल्स डिपॉजिट होने लग जाती हैं एंड अ टाइम कम्स कि यहाँ से बड अलग होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म ही फॉर्म कर लेती है. सो ये एक तरीके का रिप्रोडक्शन है. रिप्रोडक्शन इज व्हाट, एबिलिटी टू प्रोड्यूस फर्दर ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, तो ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक तरीके का रिप्रोडक्शन तो ये रहा. ठीक है, एक तरीके का रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच टू डिफरेंट बॉडीज कंबाइंस टुगेदर. ठीक है, तो अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन तो हम अलग अलग कर नहीं रहे कि भाई हमें रिप्रोडक्शन में हमने बोला हो कि ये सेक्सुअल और सेक्सुअल में ये सिस्टम है, तो हमने तो सिर्फ एक टर्म बोली है रिप्रोडक्शन. सो इस केस में अगर हम रिप्रोडक्शन को काउंट करते हैं देन वी शुड रिमाइंड आवर सेल्फ दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है, दैट इज नॉट मच डिफरेंट एज टू देयर ग्रोथ. ठीक है, ग्रोथ में हम क्या कर रहे थे, इंक्रीज इन सेल मास बोल रहे थे ना, इंक्रीज इन सेल नंबर बोल रहे थे. यहाँ पर रिप्रोडक्शन में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, एक सेल है वही अपने आप को दो में डिवाइड कर रही है और ये ही दोनों अब मदर डॉटर हो चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ इस केस में रिप्रोडक्शन भी इसी को बोला जा रहा है और अगर ग्रोथ की डेफिनेशन को उठाए तो एक तरीके से ग्रोथ भी हो जा रही है. बट अगर मैं अपनी बात करूँ या हम और लिविंग ऑर्गेनिज्म की जैसे एनिमल्स की बात करें तो उनके केस में इस टाइप से रिप्रोडक्शन नहीं होता. तो उस केस में जो रिप्रोडक्शन होता है मेल और फीमेल गैमेट के बनने के बाद दोनों को फ्यूज़ करवाने पर ही रिप्रोडक्शन बोला जाता है. सो रिप्रोडक्शन इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, इज इट? यस, इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग. बट टुगेदर विद दिस द पॉइंट शुड कम विद दिस दैट कि जो रिप्रोडक्शन में है, अगर नॉन लिविंग की बात की, वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए, जो अर्ली ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, पैरामीशियम एंड ऑल, उनके केस में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज बोथ आर शोइंग सेल डिवीजन फॉर देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट एज वेल एज फॉर देयर ग्रोथ पार्ट. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. बट अगर आप होल सोल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो येस इट हैपन्स इन लिविंग बट इट इज़ एब्सेंट इन नॉन लिविंग. क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी पॉइंट नंबर 3 हम क्या कौन सा ले लेंगे? पॉइंट नंबर 3 फॉर लिविंग वी कैन काउंट एज इट मेटाबॉलिज्म. ठीक है, हम हमारी बॉडी में जो एक साथ हज़ारों रिएक्शन हो रही हैं और हमें पता भी नहीं है. भाई हमें हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रही है, कैसे पता? इवन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसके लिए भी, इस बॉडी को यहाँ पे खड़ा करने के लिए, स्टैंड करने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, मैं अपना बॉडी पोस्चर मेंटेन करके खड़ा हूँ, इसको मेंटेन करने के लिए भी मेरी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. उसी एनर्जी को कंटिन्यूसली मुझे खड़ा करने के लिए बनना पड़ेगा. एंड वो कब बनेगी? जब मेरी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंटिन्यूसली स्मूथली परफॉर्म्ड होंगी. ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म आर द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैपनिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो ये जो है मेटाबॉलिज्म, ये यस इट इज़ ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नॉन लिविंग की बात करें तो मेटाबॉलिज्म नहीं होता है. ठीक है, एंड मेटाबॉलिज्म इज अ लिविंग प्रोसेस. फोर्थ पॉइंट विच इज़ वेरी वेल नोन दैट रिएक्शन टू स्टिमुलस. ठीक है, स्टिमुलस रिएक्शन. सो आई शुड राइट इट, स्टिमुलस रिएक्शन. You all understand this?
कि हमें कोई भी स्टिमुलस मिलता है, किसी ने पीछे से पिन चुबो दी, वी सडनली रिएक्ट, ओ व्हाट इज दिस, ओके, सो वी रिएक्टेड एंड वी परफॉर्म्ड एंड वी माउंटेड अ रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस। प्लांट्स की बात करें तो वो सनलाइट के अकॉर्डिंग अपना फोटोसिंथेसिस मेंटेन कर लेती हैं, ठीक है। क्लोरोफिल को जब सनलाइट आती है तो वो अपने क्लोरोफिल को थोड़ा मूव कर लेती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके, ठीक है। एंड पिक्चर प्लांट जैसे ही कोई उसके ऊपर हाउस फ्लाई या फ्लाई आता है तो वो उसको ट्रैप कर लेती है। व्हाट ऑल दीज आर दैट दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्डिंग टू द सराउंडिंग स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। बट इसमें कुछ जो चीज़ याद करने वाली ये है कि अगर हम स्टिमुलस रिएक्शन की बात करते हैं सो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग। नॉन लिविंग में ऐसा कोई भी नोन नहीं है कि हाँ नॉन लिविंग चीज़ भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्ट कर रही है। सो यस, स्टिमुलस रिएक्शन इज़ ऑल्सो अ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक एंड इन योर बुक इट इज़ रिटन एज कॉन्शियसनेस। ये भी एक टर्म है जो बहुत मतलब ये थोड़ा फिलोसफिकल टर्म है बट दे हैव स्टिल यूज्ड इट। कॉन्शियसनेस मीन्स दैट यू आर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, ठीक है। दैट आई एम अवेयर दैट इन फ्रंट ऑफ मी देर इज़ अ कैमरा एंड अ प्लांट इज़ अवेयर दैट कब उस रात में नाइट हो चुकी है, कब धूप निकल चुकी है, दे आर अवेयर, ठीक है। सो दे आर अवेयर दैट मीन्स दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर सराउंडिंग कंडीशंस। सो इन दैट केस इट इज़ ऑल्सो अ characteristic of living, ठीक है। so again stimulus reaction will be absent from your non living part, ठीक है। तो अब ये मिटा देते हैं लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। अब है जो थोड़ी कुछ चीज़ें जो मुझे डिस्कस करनी है वो है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। सो हुआ क्या, बहुत व्हेन द टेक्नोलॉजी वाज नॉट वेरी मच इनटू द गेम, और आज से काफ़ी टाइम पहले ऑलमोस्ट 150 ईयर्स 200 ईयर्स पहले की बात करें, सो साइंटिस्ट वर वेरी मच इनटू द क्वेश्चन कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, कैसे इनको करना चाहिए क्लासीफाई, ऐसा क्या करें। टेक्नोलॉजी थी नहीं, माइक्रोस्कोप बिग माइक्रोस्कोप थे नहीं कि आप सेल वॉल देख सको, आप सेल मेम्ब्रेन देख सको, आप इंटरनल ऑर्गेनल्स को देख पा रहे हो कि हाँ भाई प्लांट सेल में तो क्या नाम है क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है, एनिमल सेल में नहीं मिल रहा, तो आपने एक कैटेगरी बना दी कि प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। उसमें आपने डिविजन्स बता दिए कि भाई आपने यहाँ पे ये देखा, यहाँ पे ये नहीं देखा, तो आपने इसको ग्रुप कर दिया। दैट वॉज नॉट द थिंग इन टू दैट टाइम, ठीक है। सो बहुत ही क्रूड मतलब रॉ काइंड ऑफ डिस्टिंग्विशंस आने लगे सामने। किसी ने बोला कि ठीक है हम इसको हमें ग्रीन दिख रहा है, ये नॉन ग्रीन है, तो प्लांट के अंदर ही डिफरेंट आपने वो बना दिए, डिफरेंट आपने ग्रुप्स बना दिए कि ठीक है इसको हम एज ए ग्रीन लेंगे, इसको हम एज ए नॉन ग्रीन लेंगे। किसी की हाइट के हिसाब से बना दिए कि भाई ये लंबा है तो इसको हम एज ए ट्री काउंट करेंगे, ये बहुत छोटा है तो हम इसको एज ए श्रब या हर्ब भी काउंट करेंगे, ठीक है। बट एक सिस्टम आया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यू ऑल नो दैट, एंड कैरोलस लीनियस, सर कैरोलस लीनियस हैज़ डिवाइज्ड दिस टेक्निक, और या मोर और लेस हम इसको एक ये बोल सकते हैं एक थ्योरी है काइंड ऑफ, कि उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि भाई हम इसको ऐसे ऐसे इसके कुछ रूल्स हैं, एक पाइपलाइन है जिसके थ्रू हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए टैक्सा, क्योंकि ये हमारे बहुत काम आने वाली है। टैक्सा कैन बी एनी फॉर्म ऑफ ग्रुपिंग, ठीक है। टैक्सा किसी भी तरह की ग्रुप को हम बोल सकते हैं। ग्रुप कैसा, अगर मैं बोलता हूँ कुत्ता, ठीक है, सो कुत्ता मीन्स अ डॉग, तो डॉग के अंदर आपको बहुत सारी ब्रीड पता होगी, जर्मन शेफर्ड, अल्सेशियन, पोमरेनियन, लेब्राडोर, ठीक है, ऑल दिस आर डिफरेंट ब्रीड ऑफ डॉग्स, ठीक है। तो अगर मैं डॉग बोलता हूँ, सो डॉग इज व्हाट, अ टैक्सा, और डॉग के अंदर अब बहुत सारे ब्रीड्स आ चुके हैं। इफ आई से अल्सेशियन, दैट इज ऑल्सो अ टैक्सा। नाउ अंडरस्टैंड कि अगर मैं अल्सेशियन बोलता हूँ, अल्सेशियन इज वन ऑफ द ब्रीड ऑफ अ डॉग, सो ये भी अपने आप में नाउ एक इट्स अ टैक्सा, ठीक है। टैक्सा इज एनी फॉर्म ऑफ ग्रुप। अब अल्सेशियन के अंदर क्या क्या आ सकते हैं कि
अगर आप नॉर्वे साइड चले जाएंगे तो वहाँ पे कैसे फर के अल्सेशियन होंगे, अगर आप फिनलैंड साइड चले जाएंगे तो कैसे फर के होंगे, ऑस्ट्रेलियन साइड का अल्सेशियन का कैसे फर होंगे, इंडियन वाले के कैसे होंगे। सो आप किसी भी लेवल पे टैक्सा को डिनोट कर सकते हैं। टैक्सा ऐसा कुछ नहीं है कि सर टैक्सा सिर्फ यहीं तक होगा, टैक्सा कैन बी एनी काइंड ऑफ ग्रुपिंग, ठीक है। सो ये आप बात अपने दिमाग में क्लियर रखना, ठीक है। तो टैक्सा को हमारे क्यों लाया गया इसको इतना ज़्यादा, वाई इट इज़ इन अ वेरी बिग रोल, टैक्सा का इतना बड़ा रोल क्या है। सो व्हाट हैपन्स, हमारे आप अपने आजू बाजू देखिए, यू लुक इनटू योर सराउंडिंग्स, वॉट एवर वेरी डिफरेंट क्रीचर यू कैन फाइंड, ठीक है, वॉट एवर एनी डिफरेंट क्रिएचर, आपको एक छोटा सा बीटल दिख रहा है, आपको एक बहुत बड़ा पक्षी दिख रहा है, आपको कोई एनिमल दिख गया, दे ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। हमारे आजू बाजू आपको जितने भी डिफरेंट तरीके के एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिख जाएं, दे ऑल कम अंडर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़। इतनी सारी स्पीशीज़ होने की वजह से हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें इनको ग्रुप करना पड़े, ठीक है। अदरवाइज सबको अलग अलग पढ़ना it was not possible, so that's where the need came to classify organism, ठीक है, classify organism। यहाँ classify से ही टर्म निकला है classification, ठीक है। classification किसी चीज़ को ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ग्रुप करना, ठीक है, और उन्हीं ग्रुप को हमने बोला था टैक्सा, what I have just told you। so बहुत सारी स्पीशीज़ होने की वजह से, ठीक है, इतनी सारी स्पीशीज़ हमारे एनवायरनमेंट में होने की वजह से ऑलमोस्ट कितनी सारी स्पीशीज़ है, 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन, ऑलमोस्ट 17 लाख से 18 लाख स्पीशीज़ हमारे वर्ल्ड में या हमारी अर्थ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी स्पीशीज़ को हम अलग अलग नहीं स्टडी कर सकते, दैट्स वाई वी फाउंड ए नीड ऑफ दैट वी शुड क्लासीफाई सो मच ऑफ स्पीशीज़, ठीक है। सो इसके लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं इतनी सारी स्पीशीज़ के प्रेजेंस के लिए, व्हाट वी कॉल इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी दैट मीन्स डाइवर्सिटी इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वन स्पीशीज इज देयर, अनदर स्पीशीज देयर, फिर कोई थर्ड स्पीशीज मिल रही है। सो इन सब को हमने टर्म दिया है बहुत सारी स्पीशीज के होने की वजह से। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स या डाइवर्सिटी या डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट on our earth. This process is biodiversity or this phenomena is known as biodiversity. Multiples of species are present in our environment. So that's where the term biodiversity comes. So biodiversity clear हो गया, taxa clear हो गया, classify। अब इसको थोड़ा सा हम डीप में पढ़ लेते हैं। तो बाइनोमियल सिस्टम, ठीक है, बाइनोमियल सिस्टम या यू बोलते बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब है, नॉमेनक्लेचर का मतलब नेमिंग ऑफ समवन, ठीक है, किसी की नेमिंग करना। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब कि नेमिंग में दो नाम से नेमिंग करना, ठीक है। सबसे पहले तो अगर मैं किसी XYZ पर्सन को बुलाता हूँ एंड मुझे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नाम उसका रखना है, सो व्हाट आई कॉल हिम टिंकू, ठीक है। टिंकू नहीं बुला सकता मैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे जो फॉलो करना है वो करना है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। मैं आई विल कॉल हिम और हर दैट टिंकू जिया, ठीक है। बाइनोमियल मीन्स टू नेम्स, टिंकू जिया, टिंकू जिया। सो आ गए ना दो नाम। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वॉज गिवन बाय सर कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस सर ने ये हमें दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो अब इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, रूल्स हम पढ़ लेते हैं क्या क्या रूल्स हैं। सबसे पहली चीज़, हर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप नेम कर रहे हो, वेदर इट्स अ प्लांट और एनिमल, इट विल बी गिवन बाय द नेम शुड कंटेन टू डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। हर नेम के अंदर दो अलग अलग वर्ड होंगे, ठीक है। दो मतलब नाम के अंदर ही दो वर्ड होंगे। पहला वर्ड होगा वो होगा जीनस का
इट शुड डिनोट द जीनस ऑफ द पर्टिकुलर जीनस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, और सेकेंड वर्ड होगा स्पीशीज का, ठीक है। जीनस वाला जो नेम होगा, जीनस वाला जो नेम होगा दैट शुड बी कैपिटल, कैपिटल लेटर, द फर्स्ट वर्ड ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस शुड बी कैपिटल, एंड स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होगा दैट शुड बी लोअर केस, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा दैट विल बी रिटन इन कैपिटल, स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होगा दैट विल बी रिटन इन लोअर केस, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग इज कि आपको जब भी आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नेम लिखते हैं, ठीक है, आपको उसका लैटिनाइज्ड वर्जन हमेशा शो करना है। लैटिनाइज, नाउ मैनी ऑफ यू विल आस्क कि सर ये क्या बोल दिया आपने। बेटा लैटिन, हम जब भी कोई ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कोई भी नेम अगर आप लिखते हैं तो आपको क्या करना है, उसका जो वर्जन है वो लैटिन रखना है। लैटिन क्या था, अगर आप अमेरिका का मैप देखें, ठीक है, यहाँ पे ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, यहाँ पे ब्राज़ील वगैरह, यहाँ पे चिले, पेरू वगैरह सब दिख जाएगा आपको, ठीक है। सो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला सेंट्रल अमेरिका वाला, यहाँ पे बहुत टाइम पहले, ठीक है, लैटिन पीपल हुआ करते थे, ठीक है, और वहीं से ये जो लैंग्वेज थी, लैटिन इज़ अ वेरी ओल्ड लैंग्वेज, ठीक है, आज की लैंग्वेज नहीं है, इट्स वेरी वेरी ओल्ड लैंग्वेज, ऑलमोस्ट एंशियंट या मिडाइवल पीरियड की ये लैंग्वेज थी। दैट्स वाई पुरानी चीज़ों में ऑलमोस्ट आपको लैटिनाइज्ड वर्जन मिलते हैं, ठीक है, आपको लैटिन लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा उसमें आपको यूज़ मिलता है। सो यहाँ पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ये भी एक आपको फंडामेंटल रूल याद रखना है कि आपको हर नेम का लैटिनाइज्ड वर्जन शो करना है। तो भैया अब आपको तो पता नहीं है कि भाई कैसे शो करना है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कहीं पर भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कोई भी साइंटिफिक वर्ड, साइंटिफिक नेम को यूज़ कर रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू, अगर आप प्रिंट करा रहे हैं सो यू कैन यूज़ द इटैलिक फॉर्म, मतलब कि आप जो नेम लिखें उसको इटैलिसाइज्ड कर दें। अगर आप हाथ से लिख रहे हैं देन आप क्या कर सकते हैं उसको, इफ़ दैट इज हैंड रिटन देन आप उसको क्या कर दीजिए, अंडरलाइन। तो अगर आप हाथ से लिख रहे हैं यू कैन अंडरलाइन, तो उसका एक ये क्या होगा, उसका लैटिनाइज्ड वर्जन शो हो जाएगा। और अगर आप प्रिंट करा रहे हैं सो यू कैन इटैलिसाइज इट वेरी इजीली, तो इसका क्या है, लैटिन वर्जन आपको, मतलब एक तरीके से आपने इसका जो रूल है, फंडामेंटल रूल है, वो फॉलो कर लिया है, ठीक है। सो बेटा दीज वर द मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे, ये हो गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड ये सर कैरलस लीनियस ने इनको दिया था। तो अब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। सो अगर बेटा अभी तो खैर वैसे गर्मी भी आ गई है, आम मार्केट में आ गया है, सो you understand the example. So mango is our local language, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं आम को, मैंगो। अगर आप उसका साइंटिफिक नेम देखेंगे तो दिस इज इट्स साइंटिफिक नेम, ठीक है, मैंजीफेरा सेकेंड इंडिका, ठीक है। ये है मैंगो का साइंटिफिक नेम। फर्स्ट लेटर इज मैंजीफेरा, this is its genus. Second letter is indica, this is its species. First letter of the mangifera that is its genus should be capitalized, ठीक है, इसको आपको अपर केस में ही लिखना है, लोअर केस में नहीं लिख सकते। फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पीशीज इज शुड बी स्मॉल लेटर में होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए। दैट इज मैंडेटरी टू फॉलो द रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आपने क्या किया, साइंटिफिक नेम जब भी लिख रहे हैं तो आपने जीनस, स्पीशीज, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर को फॉलो किया। अब बात आती है इसकी लैटिन वर्जन की। मैंने इसको हैंड रिटन लिखा है तो आप इसको ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और अगर ये प्रिंट कराते आप तो इसको क्या है, थोड़ा सा वो उसमें फॉन्ट आता है ना इटैलिसाइज करने के लिए, तो आप क्या है इसको इटैलिसाइज कर सकते थे। तो आप दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। सो बेटा ये हो गई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात। तो कभी कभार क्या होता है कि आपको साइंटिफिक नेम के बाद में
साइंटिस्ट का और नाम लिखा होता है, ठीक है। तो सपोज करिए मैंजीफेरा इंडिका, इसके आगे मैं लिख देता हूँ लिन। लिन विल शो दैट इट वॉज फाउंड, दिस नेम वॉज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। तो कभी कभार आपको स्पीशीज के बाद छोटा सा नाम और लिखा मिलता है, सो उसे घबराइएगा नहीं, दैट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु हैज़ गिवन दैट पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम, ठीक है। सो ये हो गई हमारी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात। सो नाउ अब कुछ चार चीज़ें, 4 मेजर थिंग्स आर देयर विच आर कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। दीज आर 4 डिफरेंट स्टेप्स to follow one process which is known as taxonomy। बेटा टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ गिविंग नेम्स टू ऑल द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है जिसके थ्रू आप हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट्स ए प्लांट और इट्स एन एनिमल, डजेंट मैटर, आप उसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो नेमिंग में टैक्सोनॉमी क्या है, वो ब्रांच हो गई। तो नेमिंग करने के लिए 2 बड़ी बड़ी संस्थानें हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस है, ICBN, ICZN, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ये और यू कैन से दैट बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, नॉट बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ, यहाँ पर क्या था 4, ठीक है, कभी कभार डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ लेगा। तो जो बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर में है उसका है इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड, और यहाँ पर है ऑफ बोटेनिकल फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये थोड़ी छोटी सी चीज़ याद रखना। तो ये क्या है बेटा, ICBN जो है सारे प्लांट्स की नेमिंग करेगा, ICZN जो है वो सारे एनिमल्स की नेमिंग करेगा, ठीक है। तो ये समझना इसके 4 ही डिफरेंट प्रोसेसेस कौन कौन से हैं टैक्सोनॉमी के। सबसे पहला है कैरेक्टराइजेशन। आपको कोई भी नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो आप सबसे पहले तो उसको देख लोगे, ठीक है, दैट ये कुछ ऐसा है, इसका साइज इस टाइप का है, आपने देख लिया। तो मतलब एक तरीके से आपने उस ऑर्गेनिज्म के साथ में कुछ कैरेक्टर्स एसोसिएट कर दिए कि इसका पंख ऐसा, अगर कोई बर्ड टाइप है या किसी के विंग्स है तो आपने देख लिया कि भाई पंखों का साइज़ इतना है, कलर ऐसा है, बॉडी वेट इतना है, लेंथ हाइट इतनी है। दैट मीन्स यू हैव डन द प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आपने कैरेक्टराइजेशन वाला स्टेप किया है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। आप क्या करेंगे, जितने भी कैरेक्टर्स आपने एसोसिएट किए हैं, अगर वो कैरेक्टर्स आपने सही एसोसिएट किए हैं, दैट शुड लीड टू इट्स आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स उस ऑर्गेनिज्म से एसोसिएट कर दिए हैं, ठीक है, कि इसका बीक साइज इतना है, ये इतना बड़ा है, इतना लंबा है, तो वो आपको आइडेंटिफाई कराएगा एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब एक टैक्सा तक पहुंचा देगा वो आपको, ठीक है। तो ये स्टेप होगा, that is known as identification, that with the help of those different characters you can identify a particular living organism। उसके बाद आएगा बेटा प्रोसेस जो है क्लासिफिकेशन का। अब आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया है, कैरेक्टराइज भी कर लिया है, बहुत सारे कैरेक्टर्स एसोसिएट कर दिए हैं, उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे आपको उसको किसी ना किसी टैक्सा में फिल करना पड़ेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं तो उसको आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये इतने सारे टैक्सा है, आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जिस भी टाइप के आपको कैरेक्टर्स मिले हैं आप क्या करेंगे, उसको उस वाले टैक्सा में फिल कर देंगे। और फोर्थ इज नॉमेनक्लेचर। आपने जिस टैक्सा तक आपको इसके कैरेक्टर्स ने पहुंचाया है वहाँ पर बेस्ट क्या नॉमेनक्लेचर आप यूज़ कर सकते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होगा, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है, वो यूनिवर्सल है। लेकिन आप वहाँ पर जिस पोजीशन पे ये कैरेक्टर्स जा रहे हैं उसके हिसाब, इफ़ इट्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म और एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस एंटायर पाइपलाइन, ये पूरी पाइपलाइन फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म, तो आप बेस्ट कौन सा नेम लिख पाएंगे, दैट विल शो दैट विल शो कि उसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप टैक्सोनॉमी में देख रहे हैं, इफ़ यू आर इनटू दिस गेम, तो आपको ये चारों चीज़ें
वन बाय वन प्रोसेस में लानी होगी, ठीक है। सो बेटा दिस इज़ द पाइपलाइन फॉर टैक्सोनॉमी, ठीक है। आई होप कि आपको ये इतना समझ में आ गया हो, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर इज़ नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में तो कुछ ऐसा है नहीं कि आपको कुछ ना समझ में आए, बट अर्लियर आई वॉज थिंकिंग कि फर्स्ट चैप्टर का वीडियो रहने देते हैं, बट देन आई रियलाइज़ कि नहीं, हम तो रहने देंगे, बट नीट तो नहीं रहने देगा ना। नीट सपना होता है सब किसी का, हर किसी का, ठीक है। तो हम तो छोड़ देंगे, नीट तो छोड़ेगा नहीं, 4 क्वेश्चन डाल देगा, कहाँ से करेंगे, सीखना पड़ेगा। तो समझिए अब नेक्स्ट द थिंग इज़, एक चीज़ है जिसको आपकी बुक में मेंशन किया गया है, सिस्टमैटिक्स, ठीक है। नाम में ही आपको दिख रहा होगा सिस्टम एटिक्स, ठीक है। सिस्टम के द्वारा कोई चीज़ लिखी हुई, ठीक है। इसमें कौन सा सिस्टम है? सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, या आप ये बोल सकते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को उनके रिलेशनशिप के साथ पढ़ते हैं। अभी जो मैंने एक चार्ट सा बनाया था, अगर आपको पता याद हो तो, इस टाइप से कुछ। तो सिस्टमैटिक्स में क्या है, आप सपोज एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पर है और एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पर है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो रहा है। यहाँ से अगर आप पीछे बैक साइड जाएंगे तो कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे न्यू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये ब्रांच निकली है। बट यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे या इस वाली लाइन में इसके कैरेक्टर और इसके कैरेक्टर सेम होंगे। दैट मीन्स कि आपने किन्हीं भी 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में कॉमन कैरेक्टर्स आपने पकड़ लिए हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको बैक तक लेके गया हूँ एंड जहाँ पे दोनों 1 और 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में कॉमन कैरेक्टर मिले, उस पॉइंट को पकड़ा है, ठीक है। यहाँ के बाद तो दोनों में अलग अलग हो गए। सो सिस्टमैटिक्स इज दैट ब्रांच इन विच यू स्टडी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बाय हैविंग देयर इंटर रिलेशनशिप्स। दोनों के बीच में क्या डिफरेंट रिलेशंस हो सकते हैं, उन दोनों को साथ में लेते हुए आप पढ़ते हैं। दिस ब्रांच इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। दिस वॉज ऑल्सो गिवन बाय कैरलस लीनियस, और उन्होंने इसके बारे में किसमें लिखा भी था, दैट वॉज हिज क्रिएशन सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है। सिस्टेमा नेचुरे के अंदर उन्होंने इसके बारे में लिखा भी था। I hope this till here we can end this by saying part 1 and the remaining things like herbarium, और भी कुछ चीज़ें रह गई है जैसे कि पूरा हायरार्किकल ऑर्डर और वो सब हम पार्ट 2 में कवर अप कर लेंगे, ठीक है।